हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे ही होंगे फ्रेंड्स आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा इजी भी है, तो इसलिए हम इसको करेंगे वन शॉट में क्लियर। इसमें जितनी भी डेफिनेशन है, जितनी भी डिफाइंस है, वो आपके माइंड में इस लेक्चर को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। चालू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी धमाकेदार और इम्पोर्टेंट लेक्चर देखने को ही मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके आज के लेक्चर में, सबसे पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, फिर समझेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसकी ड्रॉबैक्स के बारे में, फिर एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, हम मॉलिक्यूलर मासेस का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, आयंस किन्हें कहते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं, और अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूले को हम लिखेंगे कैसे एक्चुअल में, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद हम इन सारों का मिक्सचर कर देंगे और फिर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इस लेक्चर को देखने के बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपके माइंड में अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिकली इसके अंदर दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये यानी एक टाइप का ग्रुप है दो लॉ का। ठीक है, तो आगे देखते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बोला किसने था। तो ये बोला था आपका, ये कहा गया था एंटोनी लेवॉइसर के द्वारा। ये दिया गया था एंटोनी लेवॉइसर के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली इसमें कहा क्या गया था अब देखते हैं। इट स्टेट्स देन इन केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, देयर इज नो एक्सचेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि जितना मास आपके प्रोडक्ट का है उतना ही मास होगा आपके रिएक्टेंट का ओवरऑल। बस इसमें ये कहा गया था। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे CaCO3 को जब हम हीट की प्रेजेंस में करते हैं, हीट यहाँ डेल्टा यहाँ पर हीट है, ये जो है ये हीट इंडिकेट कर रहा है, तो CaO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। सपोज कीजिए CaCO3 है यहाँ पर 100 ग्राम। ओके, जब वो 100 ग्राम है तो ऐसी कंडीशन में सेटिस्फाई करने के लिए इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर अगर ये CaO अगर 56 ग्राम आता है तो यहाँ पर ये 101% 44 ग्राम आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा है तो सही है आपकी रिएक्शन, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी रिएक्शन है गलत। बस इसमें इतनी सी बात समझ लीजिए। और ओवरऑल आप इसका मतलब मेन निचोड़ ये समझिए आप कि जब कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कुछ भी आ जाए, जैसे लॉ यहाँ पे तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे आपको उस सब्जेक्ट को ले लेना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेना है जिसके बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बस मेन पॉइंट इसका ये है कि मास या मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डेस्ट्रॉयड, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर? क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे का है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो बेसिकली ये क्या कहता है, सबसे पहले तो ये कहा था आपके जोसेफ प्रॉस्टर ने। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में, उन्होंने ये कहा था कि जो एक केमिकल कंपाउंड होता है वो कंसिस्ट करके रखता है सेम एलिमेंट को कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। समझना ये कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, से CaCO3 या H2O, चलो H2O को ले लेते हैं, H2O इजी रहेगा थोड़ा। तो H2O है,
तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड यानी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा कंसिस्ट करके रखेगा सेम टाइप के एलिमेंट्स को, कंबाइन करके रखेगा सेम टाइप के एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में बाई मास। यानी जैसे अब आपका वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स है दो, तो इसके अंदर इन दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा हर वाटर के अंदर, चाहे वो इंडिया का वाटर हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का वाटर हो। तो जब हम उसके वो प्रपोर्शन को देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो वो हमेशा कितना निकलेगा, 1/8 निकलेगा। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा बढ़िया सा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जैसे H2O2 हो जाए, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है H2O2। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। जिस तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर में था 1/8, जब 8 थे आपके ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे डबल ऑक्सीजन हो गई तो 1/16 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी 16, यानी ओवरऑल बात यह है कि अगर 1 ग्राम आपके हाइड्रोजन की नीड होती है तो 8 ग्राम नीड होगी आपके ऑक्सीजन की वाटर को बनाने के लिए, बस। यानी 1:8 है यहाँ पे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बस। इसमें बेसिकली यही बात समझाई गई है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पेपर में 3 नंबर में ही पूछ ली जाती है और 5 नंबर में इसके ड्रॉबैक से पूछ ही ली जाती है, ठीक है। कम से कम 3 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने कहा क्या गया था, डाल्टन साहब ने, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने ये कहा था कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं वो टूट नहीं सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्होंने फिर ये कहा कि जो एटम्स होते हैं ना ही वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते, चलो ठीक है ये भी। फिर आगे इन्होंने ये कहा कि एटम्स जो हैं, एटम्स जो होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो अलग अलग साइज के होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ होंगे, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो नंबर और टाइप्स होंगे एटम्स के किसी भी कंपाउंड के अंदर वो फिक्स्ड होंगे, समझ रहे हो ना। यानी कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो टाइप्स होंगे किसी भी एलिमेंट के वो फिक्स्ड होंगे और नंबर भी फिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो इनके हम ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, इनकी ड्रॉबैक्स क्या थे। ये तो हो गई आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो इनके ड्रॉबैक सबसे पहला तो यही रहा कि इन्होंने ये कहा कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन जब कुछ समय बाद हमें पता चला कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी हेल्प से आपके जो एटम्स हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। तो वो किस किस में डिवाइड हो सकते हैं, वो हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। हमें आगे चल के पता चला ये वाली बात, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली गलतफहमी तो उनकी यही हो गई, ठीक है। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो उनका सेम मास होगा, ठीक है। यानी एक एलिमेंट का एक ही मास होगा, ठीक है। लेकिन फिर आगे चल के हमें ये पता चला कि सेम एलिमेंट के भी अलग अलग मास हो सकते हैं। अब आप कहोगे ये हमें समझ नहीं आया, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा। देखो, मान लो मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17, यहाँ पर भी 17, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास है 35 और यहाँ पर है 37। अब आप कहोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है। हाँ, ये इसके आइसोटोप्स हैं। यानी आइसोटोप्स यानी एक टाइप के ऐसे एटम्स होते हैं किसी भी सेम एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है परंतु एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, बस। तो इसमें आगे चल के हमें ये पता चला जब आइसोटोप्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर आगे चल के हमें ये पता चला कि इन्होंने ये भी कहा था हमसे कि जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के उनके डिफरेंट मास होंगे, समझ ना, जो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होंगे। लेकिन फिर हमें आगे चल के ये पता चला कि जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके भी सेम मास हो सकते हैं। अब क्वेश्चन फिर आपके माइंड में ये कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन दोनों के जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो होते हैं 40। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आइसोबार्स हैं। आइसोबार्स वो
एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर चेंज होता है परंतु एटॉमिक मास सेम रहता है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका नंबर 20, लेकिन दोनों के मासेस तो सेम है, तो बस ये भी फेल हो गई इनकी बात। ठीक है, तो उनके ड्रॉबैक अच्छी तरीके से समझ लेना, ये एक टाइप के एक्सेप्शन की तरह है, समझ लेना अच्छी तरीके से। ये भी अलग, अगर ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से अलग आते हैं तो ये 3 नंबर में आएंगे, और अगर ये डाल्टन एटॉमिक के साथ आते हैं तो 5 नंबर में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एटम क्या होता है। द एटम, जो हमारे चैप्टर का ही नाम है सबसे पहला, एटम एंड मॉलिक्यूल। सो एटम समझते हैं क्या है। तो देखिएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एटम क्या है। एटम कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस होता है, बस छोटी सी बात ये है आपकी। ओके, ये इतने छोटे होते हैं भाई मेरे कि ये आसानी से हमारी आंखों के द्वारा देखे ही नहीं जा सकते। इनके लिए कुछ ऐसी मशीन्स बनाई गई, इनसे ऐसे माइक्रोस्कोप्स बनाए गए जिनकी हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मतलब इसमें टॉप में आती है आपकी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM। MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STM बाय विच वी कैन सी द एटम। तो आपको लिखना है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अरे सब्सक्राइब कर दे करो यार, दोबारा याद दिला देता हूँ आप सभी को। चलो अब हम देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो इसमें बेसिकली कहा क्या गया है। अब हमें एटम तो पता चल गया एटम होता क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आया कि भाई हमें किसी भी एटम का मास कैसे फाइंड करें। मान लो वो बहुत छोटा है लेकिन उसका मास तो होगा, ऐसे तो है नहीं कि वो बिल्कुल मास नहीं होगा उसके अंदर, छोटे से छोटे का भी मास होगा। हाँ वो अलग बात है कि इतना कम होगा कि वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, नेग्लिजिबल यानी वो मान्यता नहीं होगी उसके अंदर कोई भी, तो ठीक है। अब देखना है इसी तो एटॉमिक मास अगर हम किसी भी एलिमेंट का निकालें तो वो होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज एक्सट्रैक्टली 1/12 मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो यानी बेसिकली ये होता है आपका एटॉमिक मास को हम यहाँ पे बोल सकते हैं AMU इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है। AMU को हम यहाँ पे U लगा बोल सकते हैं, और ओवरऑल इसका आ गया 1/12 मास ऑफ C12। क्लियर है? क्या क्लियर है? और अगर हम और अच्छी डीपली समझें तो इसमें ये कहा गया था और आगे चल के कि एक यूनिट के अंदर 1.6065 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम वजन होता है। ये MCQ में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 यूनिट, तो आपको लिखना है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, बेसिकली इतना डीपली पूछ तो नहीं पाता एग्जामिनर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या है किस तरीके से है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रट लेना या स्क्रीनशॉट खींच लेना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए क्रीम है। समझ लो उसको अच्छी तरीके से क्या है इसमें। बेसिकली एक टाइप के आपके मासेस हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के, जो कि आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के इनका बहुत यूज़ होना है, हर जगह यूज़ होना है। बेसिकली जब हम इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे तो हर जगह 2 सेकंड में यूज़ होना है इनका, तो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आशा करता हूँ खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है। देखिएगा, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप of 2 or more atoms chemically bond together. It has 2 types molecules of element and compound. ठीक है, तो यानी बेसिकली जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बस इतनी सी बात कही इसमें। ठीक है, तो अब एक बात समझिएगा, जब कभी भी ये एटम वो होते हैं आपके क्या, जब वो होते हैं कंबाइन, जब होते हैं आपके एटम्स,
तो एक बॉन्ड की हेल्प से कंबाइन होते हैं, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से फॉर्म होते हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझोगे आगे चल के, होपफुली आपने समझ भी लिया होगा। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो ऐसे बॉन्ड होते हैं जो वो शेयरिंग की हेल्प से फॉर्म होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम्स बॉन्ड टुगेदर, एग्जांपल H2 N2 O2 Cl2 एक्सेट्रा। अब देखिएगा, इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब कभी भी सेम टाइप के एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड होते हैं। अब समझिएगा कैसे। जैसे आपका हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, तो ये इस तरीके से बॉन्ड हो जाए और ये इस तरीके से बॉन्ड हो जाए, तो इसकी हेल्प से आपका बन जाता है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है? जैसे आपकी हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और इसकी भी होती है 1, तो ये दो इसके पास हो गए और दो इसके पास हो गए। ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा अच्छी तरीके से कैसे क्या है ये एक वैलेंसी किस तरीके से क्या है, तो हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो यानी स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा इसमें टर्म आई एटोमिसिटी, समझते हो उसे भी। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितने भी एटम्स आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, जितने नंबर के एटम्स प्रेजेंट हैं आपके मॉलिक्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अब आपका H2 है, H2 के अंदर कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। अब आपका S8 है, तो S8 आपको हार्ड नहीं लगना चाहिए, उसमें 8 एटम्स है सल्फर के, तो उसकी एटोमिसिटी कितनी हुई? 8 हुई। ठीक है, क्लियर है? जैसे अब आपका O3 है, तो O3 की कितनी हुई? कितनी? 3 हुई एटोमिसिटी। इस तरीके से एटोमिसिटी आपको क्लियर हो गया होगा, छोटा सा टर्म था। ठीक है, आगे देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सो बेसिकली इसमें ये कहा गया था कि ये दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे HCl, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, तो हाइड्रोजन ऐसी और क्लोरीन ऐसा, तो बन गया HCl। इसी तरीके से H2O CO2 NO2 CH4, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम है, तब वो कंबाइंड हो रहे हैं। और उसमें क्या था? सेम एलिमेंट्स थे और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स, बस यही अंतर है। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना आपको यहाँ पे। वहां पर थे सेम एलिमेंट, यहाँ पर है डिफरेंट एलिमेंट्स, बस और कुछ बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब सबसे पहले मेरे माइंड में आया मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का। अब मॉलिक्यूलर मास निकालना है यार वाटर का, तो गड़बड़ है थोड़ी सी। तो कुछ गड़बड़ नहीं है, मैंने आपको अभी एटॉमिक मासेस दिखाए थे सभी के, तो याद होने चाहिए एटलीस्ट। याद तो नहीं होंगे, चलो देख लेना स्क्रीनशॉट से बाद में। लेकिन देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है मुझे किसका? वाटर का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन के कितने? 2, तो 2H एटम्स प्लस मास ऑफ O एटम्स, बस ये फॉर्मूला लगाओ। H2 है तो 2H और O है तो सिर्फ O, कॉमन सी बात है। तो H का कितना होता है? एक H का एक, तो 2H का कितना? 2, एक ऑक्सीजन तो 16, तो ये हो गया 18U। यानी जो मॉलिक्यूलर मास है आपके वाटर का, वो आया आपका कितना? 18 यूनिट। ठीक है, चलो थोड़ा हार्ड सा लेते हैं। देखो मेरे पास है एक H2SO4 नाम का एक एसिड, तो इसका वो हम कैसे निकालें? ये थोड़ा हार्ड रहेगा आपके लिए, मतलब हार्ड तो नहीं लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कह सकते हो आप इसे। देखो वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर 2H मास प्लस मास ऑफ S एटम
प्लस मास ऑफ, देखो दोबारा, मास ऑफ 2H एटम प्लस मास ऑफ S एटम प्लस मास ऑफ 4O एटम। ठीक है, क्लियर। इन सब की वैल्यूज मुझे पता है क्या होती हैं। तो 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16, तो इसका ओवरऑल आएगा आंसर 98 यूनिट। यानी H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास हुआ वो हुआ आपका 98 यूनिट। क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास इसी तरीके से निकालना है आपको जब कोई भी आए। जो मैंने आपको एटॉमिक मास दिए हैं उसी के अंडर के क्वेश्चंस आएंगे, यानी वही आएंगे, मॉलिक्यूलर मासेस हाई लेवल के नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। कोई डाउट हो इस वाले कॉन्सेप्ट में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लियर। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यस सर क्लियर है यहाँ तक। और अभी तक आप भूल चुके हो यार, इतना पढ़ाई में मोह हो गया है आपका कि आप सब्सक्राइब करना भूल चुके हो, तो सब्सक्राइब कर दो। अभी भूल चुके हो तो सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं आयंस के बारे में। बेसिकली आयंस होते क्या है। अभी तक हमने एटम्स पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, और आयन समझते हैं आयंस क्या होते हैं। आयन कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आयन एक टाइप के पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं, बस, और कुछ नहीं होते। यानी एलिमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम, बस उनको हम बोलते हैं आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव। सो बेसिकली अब हमें इसको अच्छी तरीके से समझना है कि ये आयंस बनते किस तरीके से। तो बेसिकली आगे देखते हैं। हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं चैप्टर के, यानी ठीक है। तो ए कैटायन, ये जो कैटायन होता है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। ठीक है, ये फॉर्म कब होता है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम देन कैटायन फॉर्म, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी जब कभी भी कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, यानी लॉस करता है अपना इलेक्ट्रॉन का, तब ये फॉर्म होता है। अब समझिएगा एक एग्जांपल से। मेरे पास सोडियम है, एक क्या सोडियम एटम है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है तो ये Na पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है आयन, सोडियम आयन। ठीक है, अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आया कि हुआ किस तरीके से। देखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो कोई बात नहीं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हालांकि अब इसको चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से समझो, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अच्छी तरीके से समझोगे इसे, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिएगा, ये इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो एक टाइप का रूल होता है कि यहाँ पर 4 शेल प्रेजेंट होती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। उनके नाम होते हैं K, L, M, N। इनके भी रूल होते हैं कि इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन लिमिट अमाउंट में आएंगे। जैसे इसके अंदर आएंगे 2, और इसके अंदर आएंगे 8, इनके अंदर आएंगे 8। ठीक है, उनके अंदर आएंगे 18। ठीक है, N तक तो बहुत रेयर चांस में जाने की उम्मीद रहती है, मोस्टली 8 तक ही हो जाता काम। जो कि अब हमें 9th क्लास में पढ़ने हैं, वो यहीं तक M तक पढ़ने हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनके भी ये रूल्स होते हैं कि अगर आपके लास्ट सेल में अगर 8 है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका एटम है, या आपका जो एलिमेंट है या एटम है, वो स्टेबल होगा। अगर 8 से कम है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर। बस इतनी सी बात है कि ना ही इसमें 2 से कमा सकते और ना ही 2 से ज़्यादा। इसी तरीके से ना ही इसमें 8 से कमा सकते और ना ही 8 से ज़्यादा। बस क्लियर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और 1 आएगा। ठीक है, अब फिर वही बात मैंने अभी आपसे कहा था कि लास्ट सेल में अगर 8 है तो स्टेबल है, अगर 8 से कम है तो दिक्कत है।
तो देखो भाई, यहाँ पर एक है, अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको अपने लास्ट सेल में, लास्ट सेल यानी जहाँ पर इसकी लास्ट ये है नंबर, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी लास्ट सेल हो जाएगा, जहाँ पे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही उसकी लास्ट सेल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। परंतु अभी हमने ये पढ़ा है कैटायन का कि जब ये लूज कर देगा अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये बन जाएगा कैटायन, तो जिसकी हेल्प से ये स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ये वन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। क्यों? क्योंकि एक तो उसने रिमूव कर दिया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो उसी पॉजिटिव चार्ज का नतीजा है जो उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा था। बस क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। और जो कैटायन होता है ना, वो हमेशा कम इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेगा एक एटम से। कॉमन सी बात है, क्योंकि वो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा अपने अंदर से। बस क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई होगी। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं एन एनायन। एनायन क्या होता है? अब अभी हमने देखा कि जब लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम के द्वारा, तो उसे कोई गेन भी तो करेगा, कोई एटम ही गेन करेगा। कॉमन सी बात है, जब कोई लूज कर रहा है कोई एटम तो कोई गेन ही करेगा एटम, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं एनायन। और जब वो गेन कर लेता है तो उस पर आ जाता है उधार, एक टाइप का ये समझो। जब उस पर उधार आ जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव में, ठीक है। तो वो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल है आपका Cl यानी क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ओके। तो 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब फिर वही बात, इसमें लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। कहाँ से? चाहे वो सोडियम से करे, किसी से भी करे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बन जाएगा Cl नेगेटिव और 2 8 8। यहाँ पर हमेशा उल्टा रहेगा, यहाँ पर जो एनायन होंगे वो हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे एक नॉर्मल एटम से। कॉमन सी बात है, क्योंकि वो उस समय स्टेबल नहीं है और वो स्टेबल होना चाहता है तो उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इस तरीके से। क्लियर है? क्या क्लियर है? ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं दोस्तों, जैसे आपका Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, S2 नेगेटिव हो गया, बहुत सारे, ठीक है। आगे देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे NaCl, KCl, CaO, CuSO4 एक्सेट्रा। NaCl, और ये कैसे बात बनी भाई आपकी? अब देखो वही वाली बात है, जब Na पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव बना तो इन दोनों का रिएक्शन करा दो तो NaCl बन जाएगा। और जब हम इन दोनों को तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट यानी टूट जाएंगे बेसिकली, ठीक है। क्या क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो नहीं है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अभी तक आपने? सब्सक्राइब कर दो। भूल चुके हो यार, तुम तो भूल जाते हो, हर बार याद दिलानी पड़ती है। एक बात और ध्यान रखना आप अपने माइंड में हमेशा, कि कैटायन और एनायन में वैलेंसी भी होती है, मतलब वैलेंसी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिएगा वो क्या है। जितने उसने अपना, जैसे आपका सोडियम है, सोडियम ने क्या करा था अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था। तो जो उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो उसकी वैलेंसी थी, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी थी, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो उसकी वैलेंसी थी एक नेगेटिव में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 12 होता है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम का 12 होता है तो 282 हो गया, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए स्टेबल होने के लिए, तो वो बन गया Mg2 पॉजिटिव और उसका हो गया 2 8, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी वैलेंसी हुई वो हुई Mg
2 पॉजिटिव, ठीक है। यानी जितने उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े या इलेक्ट्रॉन गेन करे वो है आपकी एक्चुअली में वैलेंसी, ठीक है। इसी की बेस पे हमें फॉर्मूले समझने हैं, ध्यान से समझना होना अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। अब फॉर्मूले को लिखेंगे कैसे वो समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए कंडीशन यहाँ पे वही, जैसे अब आपको लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, ठीक है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, सल्फर की होती है 2, ठीक है। सल्फर की होती है 2, तो इन दोनों का क्रॉस करा दो और ये बन जाएगा। क्लियर? क्या क्लियर है? चलिए तो और देख लो। जैसे आपको लिखना है आपको CO2, तो कार्बन का होता है 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की होती है 2, क्रॉस करा दो तो C2O4, जब हमको काट देंगे तो CO2 आ जाएगा, तो बन गया फॉर्मूला इसी तरीके से, ठीक है। क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, देखिएगा। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट X इज 1 and that of oxygen is 2, what will be the formula of that compound formed by the combination of element X with oxygen, ठीक है। तो यानी इसमें ये कहा गया है कि X नाम का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी है 2, ठीक है। तो उनका फॉर्मूला बताइए जब X जो है वो कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखिएगा, यहाँ पर X हो गया, यहाँ पर O हो गया, वैलेंसी इसकी 1 है, यहाँ पर इसकी 2 है, तो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया X2O, ठीक है। क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? इतने क्वेश्चन मतलब आपके आते हैं इस तरीके से, समझ लो आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एलिमेंट E हैज वैलेंसी ऑफ 4, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। समझिएगा, इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका कोई वो E नाम का एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी 4 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। तो मेरे दोस्त E नाम का है ये, 4 इसकी वैलेंसी, क्लोरीन की हमेशा 1 होगी, तो वो होगा ECl4, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये हिंट भी दे सकती है, क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे सकता है कि ये बहुत एविडेंट है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। एविडेंट यानी कार्बन कुछ दे दे आपको, कार्बन के बारे में हिंट दे दे कुछ, इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको अब भी वैलेंसी में डाउट है ना, तो बस आप अपनी सी बात समझ लो, जितना उस पर चार्ज है किसी भी उस पर आपके एलिमेंट पर, उतनी ही उसकी वैलेंसी है। जैसे Mg2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव उसकी वैलेंसी हुई। आपका कॉपर है Cu2 पॉजिटिव, तो 2 वो हुई इसकी वैलेंसी। आपका सिल्वर है तो Ag पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी 1 हुई। यानी जितनी वैलेंस जितना उसके ऊपर चार्ज है उतनी ही उसकी वैलेंसी हुई, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। और फॉर्मूले देख लेते हैं हार्ड जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, उसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो बनता किस तरीके से भाई वो, तो और यहाँ पे हम चार्जेस की फॉर्म में समझेंगे। तो एल्यूमिनियम का +3 और SO4 का डबल नेगेटिव, तो क्रॉस कर दो, तो Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज कर दो। द मोल कॉन्सेप्ट, देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को चालू करने से पहले हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए। जैसे GAM, ग्राम एटॉमिक मास। देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली आपसे ये कहता है कि अगर आपका कोई भी मास आपका यूनिट्स में है यानी AMU में है, तो वो उतना ही मास होगा ग्राम्स में। जैसे आपका 1 यूनिट में 1 ग्राम होगा,
एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, वो 16 यूनिट में 16 ग्राम मास होगा, 18 यूनिट में 18 ग्राम मास होगा। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि जितना आपका मास है किसी भी एक एटम का यूनिट्स में, उतना ही वो ग्राम्स में बन जाएगा, सेम जितना है, बस उसमें ग्राम्स आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो जितना मास है आपके मॉलिक्यूलर मास, जितना मास है आपका मॉलिक्यूल का यूनिट्स में, ठीक है, वो चेंज होगा आपको ग्राम्स में। जैसे आपका ऑक्सीजन का होता है 32 यूनिट, तो वो ग्राम्स में हो जाएगा 32 ग्राम्स। बस, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए, ओवरऑल इतना है कि यूनिट का ग्राम में चेंज हो जाएगा, बस क्लियर। अब देखते हैं रियल द मोल कॉन्सेप्ट। देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट आपसे ये कहता है कि ग्रुप जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस को हम बोलेंगे एक मोल। यानी अगर एक मोल है एटम्स का, तो उसे हम बोलेंगे कि उसके अंदर है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, बस एक मोल ऑफ एटम के अंदर। बस क्लियर? क्या क्लियर है? अब यहाँ पर कोई भी एटम हो सकता है क्या? कोई भी एटम। जैसे मेरा मन कर रहा है कि एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने वो होंगे, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आपके होंगे वही सेम 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। बस इतनी सी बात है। और ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये एक साइंटिस्ट ने निकाला था जिनका नाम था एवागाड्रो। इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम से ये नंबर दे दिया, एवागाड्रो नंबर। क्लियर है? क्या क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। और ये जो मोल होता है ना, मोल एक टाइप का लिंक होता है मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स के बीच में, ठीक है, पुल होता है एक तरीके से ये। क्लियर? चलिए, और इस मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमें दो फॉर्मूले पता चले, नंबर ऑफ मोल्स, चलिए आगे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। पहला फॉर्मूला तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है। अब दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्लियर है? अब आप कहोगे मोलर मास क्या है भाई? मोलर मास कुछ नहीं, जितना आपका मॉलिक्यूलर मास है यूनिट में, उतना ही मास होगा आपका ग्राम्स में मोल्स का, उसी को हम बोलेंगे मोलर मास। सही में आया? नहीं आया? चलो छोड़ो। हाइड्रोजन H2O, 2H प्लस 1O, 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये आया था 18 यूनिट वहाँ पे मॉलिक्यूलर का, लेकिन यहाँ पर मोलार है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 ग्राम्स मोलार मास के लिए। बस, और कोई बड़ी बात नहीं कही साइंटिस्ट ने। क्लियर है कि जितना आपका ग्राम्स में होगा, जितना आपका यूनिट में होगा, उतना वो ग्राम्स में चेंज हो जाएगा, बस, और कुछ बड़ी बात नहीं कही महान पुरुष ने। बस क्लियर? अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेटिंग 2.8 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56 यूनिट, ठीक है। अब देखिएगा, एक मोल है आयरन का, ठीक है, तो उसमें ग्राम एटॉमिक मास निकाल दो उसका, तो वही है, तो जितना यूनिट उतने ग्राम, तो यानी 1 मोल ऑफ आयरन में 56 ग्राम है, ठीक है, 56 ग्राम हो गया, ठीक है। एक मोल के अंदर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, तो 56 ग्राम में कितना होगा? 56 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर भी उतना ही होगा, सेम, ठीक है। अच्छा, तो 2.8 ग्राम ऑफ आयरन में कितना होगा?
2.8 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 इंटू 2.8। ठीक है, ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। क्लियर है? क्या क्लियर है या नहीं? क्लियर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मतलब हमको AMU को ग्राम्स में कर देना है, फिर 56 ग्राम के अंदर इतना होगा तो 2.8 ग्राम के अंदर कमी होगा तो कॉमन सी बात डिवाइड कर दिया, बस। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है? ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स? कब? जब एटॉमिक मास दे रखा है हमें 27 यूनिट, यानी 27 यूनिट की जगह 27 ग्राम हो जाएगा, यानी एक मोल के अंदर 27 ग्राम है, तो 4 मोल के अंदर कितने होंगे? 27 इंटू 4 यानी 108 ग्राम। बस इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, तो एक मोल के अंदर कितने? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो 0 पॉइंट यानी आधे में कितने होंगे? कॉमन सी बात है, आधे में होंगे, तो 6.022 6.02 1023 और 0.2, तो इसका आएगा आपका कितना? 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स। क्लियर है? क्लियर है तो सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन जस्ट 45 मिनट्स ओनली। होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा आपके माइंड में। अगर आपको तब भी कोई डाउट है, तब भी कोई क्वेरी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी भी टॉपिक पर, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। मुझे यही कुछ क्वेश्चंस लगे इसके अंदर जो जिसकी हेल्प से आपको उसकी प्रैक्टिस हो पाती। होपफुली आपको ये सही में ही आए होंगे। अगर सही में आए हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, नहीं आए तब भी लाइक कर देना, और लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ऐसी धमाकेदार लेक्चर्स के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए बी सेफ, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई लेक्चर के साथ एक अलग जर्नी में। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।